हम कहते हैं इसे इस वे में समझें कि अ, दो लोगों ने एक लड़के ने किसी को प्रपोज किया लड़की को, लड़की ने उस प्रपोजल को हाँ किया। जब एक ने प्रपोज किया और एक ने वो किया तो क्या उन दोनों की शादी हो गई? नहीं, दैट इज कॉल्ड केवल मैक्सिमम सगाई। हम इसे कहते हैं फियांसी। इट मीन्स प्रपोजल एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस के मिलने से एग्रीमेंट तो बना, लेकिन अभी तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शेप नहीं ले पाया है। कॉन्ट्रैक्ट की शेप वो कब ले पाएगा? तो हम कहते हैं सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि इसेंशियल कंडीशन है कुछ जिसमें एक ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शेप ले पाएगा। तभी एक लड़के और लड़की का प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो सगाई कह सकते हो मैक्सिमम, वो सगाई शादी का रूप ले पाएगी। सगाई शादी का रूप कब ले पाती है? हिंदू लॉ के हिसाब से या हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जब 7 फेरे हो जाते हैं। तो हम जब कहते हैं ना कि भाई 7 फेरे हो गए, अब ये पति पत्नी, तो तभी वो पति पत्नी ना, उससे पहले तो वो पति पत्नी नहीं है, उससे पहले वो मैक्सिमम फियांसी है। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करते हैं। वहां पर वो बस ये कि हिंदू शादी में 7 फेरे, तो यहाँ पर हमारी 4 कंडीशन। ठीक है, वो 4 कंडीशन क्या है? 4 कंडीशन हम कहते हैं, वो 4 कंडीशन है। पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज की जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में है, कंडीशन एग्रीमेंट में है, उनके बीच में कैपेसिटी होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सके। इट मस्ट बी मेड बाय फ्री कंसेंट, उनकी फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। देन इट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है, प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ऐसा ना हो कि वो स्पेसिफिकली किसी लॉ में वॉइड डिक्लेयर किया गया। अब ये बाकी की कंडीशन धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा आज का फोकस पहली टर्म्स पर रहेगा, पहले फेरे पे रहेगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 11 कहता है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो वो कहता है टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए केवल कुछ लोग ही एलिजिबल हैं। कहने के लिए कुछ लोग कह सकते हैं, हम कहते हैं कि सभी लोग एलिजिबल हैं, लेकिन बशर्ते सभी लोगों में कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करें। वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एक होंगे। जैसे पहली कंडीशन, उसमें भी सबसे पहली कंडीशन वो कहता है दोज विद ए साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब ठीक ठाक दिमाग के हो, पागल ना हो, नशे में ना हो, इस तरीके की कंडीशन में ना हो। दूसरा, पीपल हु हैव क्रॉस मेजॉरिटी एज, जो मेजॉरिटी एज को क्रॉस कर चुके हों। मेजॉरिटी एज, अगेन फिर से हम जब आएंगे तब हम बताएंगे एक एक करके कि मेजॉरिटी एज क्या होती है, तो सिंपल लोगों को पता है मेजॉरिटी एज क्या होती है। तीसरा, those who have contracted because they are not disqualified under the contracting law। जिस लॉ के अंडर में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां तो हम डिस्क्वालीफाइड नहीं है। ऐसा ना हो कि कुछ लोग स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। चलिए हम इनको, अब इन्हीं चीजों को, यही 3 कंडीशन है जिनको हम बार बार पढ़ेंगे या दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए साउंड माइंड। अब साउंड माइंड, अधिकतर ये जो 3 कंडीशन बोली गई है, एज ऑफ मेजॉरिटी, समथिंग अनसाउंड, सॉरी साउंड माइंड, ठीक है, तो इनको लॉ में रिवर्स वे में समझाया गया, नेगेटिव वे में, कि साउंड माइंड का कौन होता है? जो अनसाउंड माइंड का ना हो। अनसाउंड माइंड का कौन नहीं होता? तो वो कहता है अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन इनडायरेक्ट वे में समझे कि उस बंदे की, जो भी बंदा है, जो भी शख्स है, जो भी ये बंदा, जो भी आदमी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है। तो क्या उसकी कोई ऐसी कैपेसिटी तो इस समय नहीं है जो उसको ये समझाई ना पा रही हो कि ट्रांजेक्शन क्या हो रही है। अगर उसकी मेंटल स्थिति इस समय, मतलब मेंटल कंडीशन इस स्थिति में है ही नहीं वो बंदा कि वो समझ सके कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, उसकी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसका मतलब वो मेंटली इस समय कंडीशन में है ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके। अगर वो नहीं समझ पा रहा है, इट मीन्स वो अनसाउंड माइंड का है, इस समय वो मेंटली इनकैपेबल है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि मेंटल इनकैपेसिटी प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। उसे ट्रांजेक्शन ही नहीं पता। ठीक है, जैसे टेक फॉर एग्जांपल, हम कई बार ये कहते हैं कि भाई किसी आदमी को लेके गए, शराबी को, हमने कहा भाई डॉक्टर के पास लेके चलो। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, उसे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, वो डॉक्टर के आगे भी अबड़ सबड़ बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। ठीक है, या टेक फॉर एग्जांपल, हम वो नहीं कहते, हम दूसरे बोलते हैं, मिर्गी का दौरा।
ठीक है। अब जब जिस दौरान वो मिर्गी के दौरे में होता है, पेशेंट मिर्गी के दौरे में होता है, उस समय क्या उसकी कंडीशन कुछ समझने लायक होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो हम वहां पर कहते हैं दैट ये कंडीशन है, मेंटल कैपेसिटी है, इस समय शायद वो इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन है, प्रॉपर डिसीजन वो ले ही नहीं सकता, जो कि एक साउंड माइंड वाला लेता। ठीक है, चलिए ये हमारा हुआ अनसाउंड माइंड का। तो हम कहते हैं अब एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद एन अनसाउंड माइंड स्टे इनऑपरेटिव एंड वाइड। बेसिक, बहुत लॉजिकल है। अगर आपने किसी अनसाउंड माइंड वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है। जब उसे नहीं पता कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरा इंसान उस मतलब उस मेंटली इनकेपेबल पर्सन का कोई भी बेनिफिट उठा सकता है। जैसे वही कह सकता है कि अरे यार देख भाई, तेरे पास ना ये जो 100 रुपए है ना, 100 रुपए में आजकल कुछ नहीं आता, देख मेरे पास एक टॉफी है ना, ये टॉफी भी 200 रुपए की आता है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को 100 रुपए में दे रहा हूँ। तो इस तरीके से वो अपनी 1 रुपए की टॉफी को भी 100 रुपए में बेच देगा, क्योंकि वो तो अनसाउंड माइंड का है। सामने वाले बंदे को जब अनसाउंड माइंड का है, तो उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि मैं वास्तविकता में 100 रुपए में 1 रुपए की टॉफी ले रहा हूँ या 100 रुपए की टॉफी ले रहा हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि इस तरीके से शायद आप अनड्यू बेनिफिट उसका उठा जाते। इसीलिए हमने कहा कि अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं, तो वो वॉइड रहेगा। देन हम लोग कहते हैं लेकिन वाइसा वर्सा भी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई अनसाउंड माइंड का इंसान है और वो इस चीज का बेनिफिट उठाने लगे, वो या उसके घर वाले या बाकी लोग। जैसे अनसाउंड माइंड का इंसान है, वो वहां पर गया, उसने टॉफी भी ली, घर आ गया। अब उसने जाके उसके घर वालों को पता चला, अच्छा इस तरीके से उन्होंने कहा भाई ये तो अनसाउंड माइंड का था, तो ऑटोमेटिकली ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है। अब वो टॉफी, तो टॉफी हम नहीं देंगे, हमारे 100 रुपए वापस दे दो। तो यार वो दुकानदार को तो उसका 1 रुपए भी डूब गया। तो हम वैसा वर्षा भी कहते हैं कि जो दूसरी तरफ बंदा है, दूसरे जो इंसान है, उसको भी नुकसान ना हो। इसीलिए हमने कहा कि अगर अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को कुछ भी बेनिफिट मिला है, तो उसे वो बेनिफिट रिवर्स बैक करना पड़ेगा। उसे वो 1 रुपए की टॉफी, जो भी 1 रुपए की थी या जो भी टॉफी मिली है, वो टॉफी वापस करनी पड़ेगी। देन अगेन, लेकिन ऐसा भी अगर ऐसा होने लगे, तो फिर तो होगा क्या, इसका भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो जाएगा। क्या होगा कि कोई मान के चलिए मिर्गी का पेशेंट है। अब मिर्गी का पेशेंट को डॉक्टर ने देखा ओहो ये मिर्गी का पेशेंट है, इस समय ये डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन अब मैं इसके को ठीक करूंगा तो इसके फीस कैसे मिलेगी? फीस तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा। तो लॉ कहता नहीं यार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए लॉ ने ये भी बोला कि प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन इज ऑलवेज लायबल। अगर आपने कोई अनसाउंड माइंड पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी नेसेसिटी में आता था, वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी नेसेसिटी में आता था, तो उस नेसेसिटी के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगी। टेक फॉर एग्जांपल, मैंने वही बोला कि एक पागल इंसान है, पागल इंसान के पीछे से दादा लाई कोई प्रॉपर्टी है, दादा लाई पापा की है, जो भी प्रॉपर्टी है। अब वो खाना कैसे खाएगा? तो हम कहेंगे कि जो होटल वाले हैं या टेक फॉर एग्जांपल जनरल किराने वाला है, तो वो उसे खाना वो सामान देगा। सामान के बाद उसे पता है कि इसकी ये बेसिक नेसेसिटी है भाई, दाल रोटी चावल जो भी है, वो उसके बदले में उन पैसों के लिए उसकी प्रॉपर्टी पे केस कर सकता है कि सर प्लीज इसकी प्रॉपर्टी से ये हमें पैसे दिलवा जाए। हो सकता है उसके बैंक में कुछ पैसे हों, तो वो वहां से रिकवर हो जाएंगे, या जैसे भी उसकी अगर बहुत ज्यादा बड़ी लायबिलिटी होगी, तो उसके केस में उसकी प्रॉपर्टी, बाकी कोई प्रॉपर्टी है, वहां से भी रिकवरी हो सकती है। चलिए, अब इस केस में और फर्दर है। वो कहता है कि एक पर्सन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में तो अनसाउंड माइंड करता है, लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंड की तरीके से बिहेव करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग दिन में 20 घंटे तो पागल वाले स्टाइल में रहते हैं, लेकिन 2 घंटे 1 घंटे 4 घंटे उनको कुछ समझ आ जाती है, जहां पर हम कहते हैं कि वो साउंड माइंड की तरीके से बिहेव करते हैं, और वास्तविकता में वो साउंड माइंड की तरीके से डिसीजन भी लेते हैं। तो हम कहते हैं जिस दौरान वो साउंड माइंड का है, उस दौरान अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो बिल्कुल वैलिड होगा, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। वैसा वर्षा भी सिंपल होगा। इसका मतलब कि कोई बंदा हमेशा तो नॉर्मली साउंड माइंड रहता है, लेकिन किसी 1 घंटे 2 घंटे अनसाउंड माइंड का रहेगा, तो जिस दौरान वो अनसाउंड माइंड का है, उस दौरान उसका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। टेक फॉर एग्जांपल, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन हमने पहले ही बोला, इंटॉक्सिकेशन का वो ले लेते हैं कि इंटॉक्सिकेशन इज नथिंग बट, मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में पूरे दिन बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मली बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ, ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। रात को मैं घर आता हूँ, और घर आके जैसे वो होता है कि भाई दो पौवे चढ़ा लिए, अब 2 पौवे चढ़ा लिए, 2 बोतल पी ली, तो अब तो हो गए नशे में टुल। जब नशे में टुल हो गए, तो उस नशे में टुल होने के दौरान
डैम श्योर है कि मैं अनसाउंड माइंड का हूं। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मैं डिसीजन ले रहा हूं, क्या डिसीजन मेरे से दिलवाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा इंटॉक्सिकेशन के केस में पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और उस दौरान जब तक मैं नशे में हूं तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरा है तो वो मतलब इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा और इसीलिए वो वॉइड हो जाएगा। चलिए हम अगला आते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पॉइंट पर, माइनर। माइनर कौन होता है? अगेन फिर से, हु इज नॉट द एज ऑफ मेजोरिटी। माइनर की डेफिनेशन, हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। अब एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है? तो हम कहते हैं एज ऑफ मेजोरिटी इज नथिंग बट अगेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपकी एज ऑफ मेजोरिटी डिपेंड करेगी। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमारे इंडिया में बोला जाता है कि 18 साल एज ऑफ मेजोरिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 साल हो गए तो अब आप सब काम कर सकते हैं। सॉरी सर, टेक फॉर एग्जाम्पल, हम फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप करने जा रहे हैं शादी तो लड़के की उम्र होनी चाहिए मिनिमम 21। इट मीन्स एज ऑफ मेजोरिटी कितनी हो गई अब? 21। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जिस तरीके का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से ही आपकी एज ऑफ मेजोरिटी डिफर हो सकती है, हो जाएगी। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हो आपकी एज ऑफ मेजोरिटी अलग हो जाएगी, आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपकी एज ऑफ मेजोरिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो एज ऑफ मेजोरिटी डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेल देन फर्दर हम कहते हैं कि भाई अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया भाई साहब वो तो आपका वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, नल एंड वॉइड है। ठीक है, अब इसी पे एक एग्जांपल आता है, एक कोर्ट केस हुआ कभी 1903 में, जहां हमने कहा माओरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में एक माइनर था जिसने मतलब एक दूसरे इंसान के पास जाता है और बोलता है कि जी भाई साहब मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है जी पैसे दे देते हैं। पैसे ले लिए 20,000 रुपये, उन्होंने गिरवी भी रख दी अपनी प्रॉपर्टी, गिरवी रख दी। अब गिरवी रखने के बाद कुछ समय बाद ही, कुछ महीनों बाद ही वो बंदा जिसने लोन लिया था वो अब मेजोरिटी ऑफ एज के हो गए, और जैसे वो मेजर हुए तो उनको पता चला यार माइनर के कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा वॉइड था। तो वो तुरंत कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो मेरे इस गिरवी जो मैंने रखी हुई है प्रॉपर्टी, इसको मॉर्टगेज को डिक्लेयर किया जाए कि ये वॉइड है। कोर्ट ने कहा, उस समय प्राइवेट काउंसिल थी तो प्राइवेट काउंसिल का ये एक लैंडमार्क डिसीजन था जहां उन्होंने बोला कि मॉर्टगेज बाय माइनर जो है वो वॉइड हो जाएगा और इस केस में, और साथ ही साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा। साइड बाय साइड प्लस इसी केस में सबसे बड़ा जो पॉइंट आया वो था कि जिस बंदे ने कर्जा दिया वो पैसा भी रिकवर नहीं कर सकता। इस केस में जो उसने 20,000 रुपए दिए थे तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, गिरवी तो हटा रहे हो लेकिन उसके 20,000 रुपए तो दो। तो हम कहेंगे नहीं, कोर्ट ने कहा कि सॉरी, माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो शुरुआत से ही वॉइड था। जब शुरुआत से वॉइड था तो उस वॉइड के एक्शन के दौरान जो भी स्टेप लेते हो वो सारे नल एंड वॉइड रहते हैं, उसके कोई इंप्लीकेशन ही नहीं होता। तो आपने जो 20,000 रुपए दिए वो किस कैपेसिटी में रिकवर करवाए जाए, तो वो रिकवर भी नहीं हो सकते, तो वो आपके पैसे रिकवर भी नहीं होंगे। चलिए हम कहते हैं माइनर के एग्रीमेंट के फिर इसका मतलब इफेक्ट देख लें कि भाई इसका मतलब माइनर जब भी एग्रीमेंट करेगा तो उसके अल्टीमेट रिजल्ट क्या होंगे। तो हम कहते हैं पहली बड़ी बात, क्योंकि वो माइनर है इसलिए उसके पास एक अनड्यू बेनिफिट है कि वो कभी भी आपको झूठ बोल सकता है अपनी एज के विषय में। इसका मतलब ये भी है कि सामने जो बंदा माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है ये उसकी ड्यूटी है, ये दूसरे बंदे की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सामने वाला बंदा जो मतलब लग रहा है कि वो माइनर है, क्या वो वास्तव में ऐसा तो नहीं कि वो माइनर ही हो। तो ये सेकंड पार्टी जो एक एडल्ट पार्टी है ये उसकी ड्यूटी है कि वो चेक कर ले कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा मेरे को झूठ बोल रहा हो, और ये कंफर्म करे अपनी तरीके से, किस तरीके से भी वो कंफर्म करेगा ये उसकी हेडेक है, ये उसकी हेडेक है कि वो कैसे कंफर्म करे। लेकिन माइनर तो अपनी एज को लगातार झूठ बोल सकता है। चलिए पहला। दूसरा, जब उसने झूठ बोल ही दिया तो आप झूठ बोलने के लिए भी उसे लायबल नहीं ठहरा सकते कि यार उसने झूठ बोला था तो अब तो लायबल ठहरा दो। सॉरी सर, वो अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसका भी लॉजिक है, उसका लॉजिक ये है कि अगर इस तरीके से हम अलाउड करते
तो मेजर जो जितने भी एडल्ट लोग हैं जो दूसरे वो है वो कहीं ना कहीं इस बात को घुमा सकते थे। वो कह सकते थे नहीं 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 जी देखो जी उन्होंने उस समय गलत बोला था जी, ऐसा नहीं था जी, ये तो अपनी इन्होंने ही बोला था, ये एज ऑफ मेजोरिटी है। तो लॉ ने पहले ही माइनर को पूरे तरीके से सुरक्षित किया कि नहीं माइनर का कोई भी अनड्यू बेनिफिट ना उठा पाए। चलिए तीसरा, ए माइनर टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट कैन प्लीड हिज इन्फेंसी वो डैम श्योर हमेशा कभी भी कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरा माइनॉरिटी के दौरान किया गया और माइनॉरिटी के दौरान किया गया तो ये वॉइड एब इनिशियो है। चलिए चौथा, नो रेटिफिकेशन। नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन क्या होता है? मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी रीजन से वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। मैंने कहा यार उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ना कुछ तो सामान का लेना देना हुआ था, कुछ चीजों का लेना देना हुआ था, उस लेन देन को आज किसी एक सेकंड स्टेज पे जाके हम कहते हैं वैलिडेट कराया जाए, तो दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट को रीवैलिडेशन कराना शॉर्ट ऑफ। तो हम कहते हैं आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी क्या वो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट करा सकता है? नो सर, सॉरी सर, नहीं। नो रेटिफिकेशन, इवन माइनर चाहे भी तो भी वो रेटिफिकेशन तो नहीं हो सकता एटलीस्ट। ठीक है, चलिए ए माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, डैम श्योर है अगर हमने माइनर को कुछ बेनिफिट दिए हैं, ठीक है, तो डैम श्योर कि माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है उसकी लायबिलिटी ज्यादा है और उसकी असेट कम है। अब उसकी लायबिलिटी पर्सनल, हमने हमेशा बोला है कि ए माइनर कैन नेवर बी पर्सनल लायबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। जब पर्सनल लायबिलिटी ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसकी लायबिलिटी तो है ही नहीं। जब लायबिलिटी नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट कैसे हो सकता है? तो इंसॉल्वेंट कभी भी किसी माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। चलिए, ए माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। भाई साहब बिल्कुल लॉजिकल है। अगर कहीं ना कहीं इस क्लॉज के प्रोविजन से जो पेरेंट्स होते हैं या गार्जियन होते हैं वो सेफ गार्ड हो गए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है फिर तो माइनर क्या करे अब, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी तो देखना है कि बच्चे ही ना इतने बिगड़े हों कि वो पता चला पेरेंट्स की बैंड बजा दे। तो उन्होंने कहा कि भाई माइनर को बोला जाए कि माइनर जाए माइनर जाता है कहीं पे भी। अब माइनर कहे कि जी वो गया मोटरसाइकिल की दुकान पे, भाई साहब मोटरसाइकिल चाहिए मुझे, ठीक है भाई साहब, या कपड़ों की दुकान पे गया, भाई साहब कपड़े दे दो, जान पहचान का कोई बंदा है, भाई साहब कपड़े दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, गाड़ी दे दो, ठीक है। और पैसे कौन देगा? पैसे मेरे पापा से ले लेना, मेरे पापा है ना, चाचा है ना विधायक, तो पापा विधायक। तो भाई पापा विधायक है तो पापा विधायक अपने लिए ना कि बच्चों के लिए विधायक है, ठीक है। तो इसीलिए माइनर अगर कुछ भी खरीदारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें पेरेंट्स की लायबिलिटी कभी नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं ओहो भाई माइनर लेके आया था कपड़े तो पेरेंट्स को देने पड़ेंगे। पेरेंट्स ने अपना हार्ड अर्न पैसा कमाया अपने लिए, ठीक है, तो उसके लिए माइनर के चीजों के लिए नहीं है कि माइनर ने कुछ भी करा और पेरेंट्स लायबल हो गए उस चीज के लिए। सॉरी सर, नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट, Whereas if minor purchase a property by hiding his age, then the purchase property will be returned. डैम श्योर, वो तो डैम श्योर है। हम लोगों ने पहले ही बोला कि अगर कोई आप लोगों ने कोई चीज खरीदी अपनी एज छुपा के, देन वो रिवर्स बैक करनी ही पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने जब कहा कि वो वैड है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी आप लोगों का आपने सामान का आदान प्रदान हुआ है वो रिवर्स बैक होगा ही होगा। लेकिन बस यही थोड़ा सा वो है, अब इसने समझदार जो बहुत ही ज्यादा समझदार होंगे वो इसमें भी एक लेफ्ट निकाल लेते हैं। होगा क्या कि आपने किसी दुकानदार से लिया, टेक फॉर एग्जांपल मोबाइल, आपने कहा भाई साहब मैं तो एज ऑफ मेजोरिटी का हूँ और ऐसा है जी जान पहचान तो है ही है, मैं 5 दिन बाद या 2 दिन बाद 4 दिन बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब उसको पता चला दुकानदार को कि अरे ये तो माइनर है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर सकता था, वो तुरंत कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके कहे कि भाई साहब इससे मेरा मोबाइल दिला दिया जाए, तो वो मोबाइल दे देगा। लेकिन अगर माइनर ने वो मोबाइल बेच दिया, ठीक है, अगर वो माइनर ने वो सामान बेच दिया और कन्वर्ट करा लिया कैश में, सॉरी सर, अब दुकानदार का पैसा डूब गया। ना आप उससे मोबाइल रिकवर कर सकते हैं, ना मोबाइल के पैसे रिकवर कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपका बैड डेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय ए माइनर एंड एन एडल्ट, एक साइड में एक माइनर और एडल्ट और दूसरी साइड में सेकेंड एडल्ट, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों ने मिलकर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहां पर ए और बी में ए माइनर है, बी मेजॉरिटी का है, तो बी लॉजिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में बी और सी की लायबिलिटी पर्सनल हो जाएगी, ए की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर। अगर हम लोगों ने कहा कि इस तरीके से होने लगे तो फिर माइनर के साथ भी कहीं ना कहीं शायद
कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो हमने कहा कि नहीं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है, केवल बेनिफिशियरी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंडीशन तक वो वैलिड रहेगा जहां तक उस माइनर को बेनिफिट मिलते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जहां तक वो बेनिफिशियरी है वहां तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, उसके आगे का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये भी है कि अगर माइनर ने, अब इसे दूसरे वे में समझ लीजिए, एक माइनर ने कुछ पैसे, एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी टेक फॉर एग्जांपल से 10 लाख रुपए की थी, माइनर ने 10 लाख रुपए दे दिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी हो गई, अब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो गई 10 लाख की जगह 12 लाख 15 लाख। ठीक, ऐसे केस में जो सामने वाला बंदा है, जो एडल्ट है, वो क्या कहेगा, अरे यार मैंने तो 10 लाख रुपए की बेची थी और ये प्रॉपर्टी तो 15 लाख रुपए की हो गई, एक काम करते हैं, कोर्ट में चलते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि सर माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है और चूंकि मेरी तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैश में कन्वर्ट हुई नहीं है, तो मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा, इसे 10 लाख रुपए वापस दे दूंगा। तो हम लोग कोर्ट में कहते हैं कि सॉरी सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेनिफिशियल टू माइनर है। अगर माइनर ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए हैं, पैसे दे दिए हो, बिना पैसे दिए होते तो बिल्कुल ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट वाइड करा ले, लेकिन अगर उसने पेमेंट कर दी है तो माइनर एंटाइटल है उस प्रॉपर्टी के पोजेशन का एज वेल एज रजिस्ट्री का। ठीक है, बेनिफिशियल टू द माइनर। नेक्स्ट पॉइंट, वन कैन नॉट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट माइनर। टाइम श्योर है, अगर एक माइनर है तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाया जा सकता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हम लोग कहते हैं कि भाई माइनर को हम लोगों ने वैसी लायबल नहीं बनाया, नॉर्मल लायबल नहीं बनाया, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं हो सकती थी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो वैसे ही बड़ी गिनी चुनी कंडीशन में अलाउड होता है, कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को इजीली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दायरे में लाया ही नहीं जाता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, तो माइनर के केस में तो आसानी से लाया जा ही नहीं सकता था। चलिए अगला, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? सॉरी सर, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पार्टनरशिप अगेन एक म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कहीं ना कहीं आप सारी फर्म की लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। इसीलिए हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्या उसको बेनिफिट के लिए बनाया जा सकता है? हमने कहा हाँ, ये किया जा सकता है। इट मीन्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जो भी मेजॉरिटी एज के हैं उन सभी की कंसेंट के साथ ही माइनर को एडमिट किया जा सकता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। टेक फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझ लें, एक पार्टनरशिप फर्म की ए बी सी के बीच में डी को उन्होंने, डी एक माइनर है, उसको एडमिट कर दिया। अब इस फर्म ने एक साल में 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए, सबका इक्वल रेशो, इट मींस माइनर को 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। परफेक्ट। अब अगले साल फर्म को हो गया 10 लाख रुपए का घाटा, तो क्या माइनर 2.5 लाख रुपए के घाटा भी झेलेगा? सॉरी सर, नहीं, क्योंकि माइनर है, एडमिट है ओनली फॉर द बेनिफिट्स, ओनली फॉर द बेनिफिट्स, नॉट फॉर द लायबिलिटी। तो केवल बेनिफिट उसे मिल जाएंगे और लायबिलिटी उसे नहीं मिलेगी, लायबिलिटी के लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलिए, अब अगर ये वाली बात है तो क्लेम फॉर नेसेसरीज की आ जाती है। क्लेम फॉर नेसेसरीज क्या है? अब हमने पहले ही बोला कि चाहे वो अनसाउंड माइंड का होता है, अनसाउंड माइंड के केस में भी हम लोगों ने बोला था कि भाई मिर्गी का पेशेंट है तो उसे डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के केस में वो नेसेसिटी है। तो सिमिलर वे में यह माइनर के केस में, तो ये सेक्शन 68 है। सेक्शन 68 इज नथिंग बट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी आते हैं हम लोग, तो वहां पर हम लोग ये कहते हैं क्लेम फॉर नेसेसरीज की, अगर आप लोगों ने कोई नेसेसरीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, आप लोगों माइनर भी हो सकता है, या तीसरी कैटेगरी जो हमारी है डिस्क्वालिफाइड, वो भी हो सकता है। तो वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एनीवन whom he is legally bound, जिसके प्रति वो लीगली बाउंड है, टेक फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अनसाउंड माइंड के है, उस केस में उनकी बीवी, डैम श्योर है उनकी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? मिस्टर ए के ऊपर। तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, या उनके ओल्ड एज मदर फादर, वो भी तो है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं लीगली बाउंड टू सपोर्ट है मिस्टर ए। अब वो किस्मत खराब है कि वो इस समय हम ये कह रहे हैं कि वो अनसाउंड माइंड के हैं, तो अगर वो साउंड माइंड के होते तो उनकी ये लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करते। तो ऐसे लोग, हमारी दो कैटेगरी हो गई, एक जो खुद इनकेपेबल है, प्लस में जो लोग जिनके लिए वो लीगली बाउंड टू सपोर्ट है। अगर तीसरा बंदा, कोई थर्ड पर्सन उनको नेसेसिटीज सप्लाई करता है, तो
उस केस में वो नेसेसिटीज के लिए थर्ड पर्सन कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि प्लीज मेरी इन नेसेसिटीज का जो पेमेंट है, जो भी बिल है, वो रीइंबर्समेंट कराया जाए। लेकिन किससे? इनकेपेबल पर्सन से? सॉरी नहीं, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, इनकेपेबल पर्सन जो है पर्सनली लायबल नहीं होते। तो वो किससे रिकवरी होगी? रिकवरी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी होगी। अब नेसेसरीज क्या होती है? तो नेसेसिटीज होती हैं बेसिक जरूरतें। अब बेसिक जरूरतें भी डिपेंड करती हैं एज पर देयर कंडीशन ऑफ लाइफ, किस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, किस स्टेटस में उनकी लाइफ स्टाइल है। मेरी बेसिक नेसेसिटीज और मुकेश अंबानी के बेटे की बेसिक नेसेसिटीज में फर्क होगा। तो ऑटोमेटिकली हमें यहां देखना है कि उसकी कंडीशन ऑफ लाइफ क्या है, इस समय वो किस कंडीशन में है। टेक फॉर एग्जांपल, हम लोग कहते हैं कि एक बच्चा जा रहा है पेपर देने, ठीक है। अब अगर बच्चा पेपर देने जा रहा है तो उसको घड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, वॉच की रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो वॉच नेसेसरीज की डेफिनेशन में है। लेकिन अगर वही बच्चा केवल तफरीबाजी करने जा रहा है, लड़कियों को पटाने जा रहा है, लड़कियों को साथ फ्लर्टबाजी करने जा रहा है, तो वो वॉच नेसेसरीज नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि उस समय उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उस समय उसकी कंडीशंस क्या है, किस चीज के लिए जा रहा है, तो ये यहां से नेसेसिटीज की डिपेंड होगा। चलिए, नेसेसिटीज इसका मतलब ये भी हो गया कि नेसेसरीज की डेफिनेशन टाइम टू टाइम, केस टू केस चेंज होती रहेगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने किसी को कुछ सामान सप्लाई किया है और अब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सामान नेसेसरीज की कैटेगरी में आता था, तो आप रिकवरी कर सकते हैं, रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, मस्ट प्रूव, चॉइस नहीं है, आपको कंपल्सरी प्रूव करना पड़ेगा दैट द गुड्स आर रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट। उसके लिए कंपल्सरी, कहीं ना कहीं उस समय जेन्युइन जरूरत थी, ठीक है। होने को तो पेपर बिना घड़ी के भी दिया जा सकता है, लेकिन रीजनेबल ये होता है बच्चे को पेपर में घड़ी होनी चाहिए ताकि वो देख सके भाई कितना टाइम रह रहा है, कितना टाइम के हिसाब से कितनी स्पीड चेंज करनी है, जो भी है। तो हम कहते हैं वो रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट होनी चाहिए। प्लस माइनर के पास या इनकैपेबल पर्सन के पास ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। एक माइनर है या से जो भी है, माइनर की बात करते हैं। अभी हम माइनर देने जा रहे हैं पेपर में उसके पास ऑलरेडी एक घड़ी है, सबको दिख रही है, उसके हाथ में घड़ी है और वो घड़ी चल रही है, परफेक्ट चल रही है। और वो घड़ी की दुकान पे जाता है, कहता है भाई साहब मेरे को एक और घड़ी चाहिए, और दुकानदार दे देता है। अब माइनर ने तो वो घड़ी लेके अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करनी थी, शोबाजी करनी थी, तो क्या वो दुकानदार कह देगा कि ये नेसेसरी है? सॉरी सर, इट इज नॉट ए नेसेसरी। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही एक सफिशिएंट सप्लाई थी। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक पर्सन सप्लाइंग द नेसेसरी, जिस बंदे ने सप्लाई नेसेसरी करी है, जो कोर्ट में कह रहा है कि वो नेसेसरीज की डेफिनेशन में आता था, उसे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास उस समय ऑलरेडी एक सफिशिएंट सप्लाई नहीं थी। चलिए फर्दर, लास्ट, द रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ये तो हमने पहले बोला कि फिर से कि प्रॉपर्टी से ही रिकवरी होगी, पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। Even in the case of necessary, no personal liability of minor or unsound mind or any other person, उनकी personal liability कुछ नहीं होती है, हमेशा उनकी प्रॉपर्टी से ही रिकवरी होती है। अगेन माइनर के केस में और फर्दर हम कहते हैं माइनर क्या एजेंट बन सकता है? 100% किसी के बिहाफ पर आप लोग काम कर सकते हैं। कोई भी कह सकता है कि जी मेरे बिहाफ पर माइनर एक्ट लेगा, लेकिन उस केस में क्या वो प्रिंसिपल के प्रति लायबल होगा? प्रिंसिपल के प्रति माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है। पहले हम लोगों ने बोला माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं। इट मींस उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल हमेशा माइनर के एक कोई भी काम करेगा तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, लेकिन माइनर कभी भी प्रिंसिपल के तरफ वाइस वर्सा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ये वाली बात है तो क्या फिर तो एक और बड़ी दिक्कत आएगी। बहुत जगह होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप होती है, आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान ही कहा जाता है कि भाई ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं जगह जाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो क्या वो अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है?
तो हमने कहा नहीं, ये स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि वहां पर क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट दे रहा है माइनर को। माइनर अगर वो वहां जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम सीखेगा, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट करेगा, तो इस केस में हम लोगों ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप जो है वो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है और वो परफेक्टली वैलिडेट है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द और द गार्जियन, जो भी पेरेंट है या गार्जियन है वही इसको बना रहे होते हैं। चलिए, श्योरिटी फॉर ए माइनर। एक इंसान है, मतलब मिस्टर बी, उन्होंने मिस्टर ए के बिहाफ पर, ए जो माइनर है उनके बिहाफ पे गारंटी ले ली। डैम श्योर है, तुमने गारंटी लिया भाई, तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, उसमें माइनर का क्या काम है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी फॉर ए माइनर, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, अगर उस केस में कोई माइनर की गारंटी ले रहा है तो वो अपनी रिस्क ले रहा है, उसमें माइनर का कोई लेना देना नहीं है, और ऑटोमेटिकली जो मेजर एज ऑफ मेजोरिटी वाला है वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा, 100% होगा। लायबिलिटी फॉर द टॉर्ट। टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट इज नथिंग बट सिविल रॉन्ग। सिविल मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन सिविल में गलती है। जैसे आप किसी को किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, किसी को चोर बोलना, ठीक है, मान के चलिए कोई माइनर है, अब वो माइनर जाके कहे कि जी ओ मतलब मैं तो माइनर हूं, अब मेरे को तो कोई लायबिलिटी है नहीं, तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या वो किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है? हम लोग कहते हैं नहीं। या फिर वो किसी के लिए भी सिविल रॉन्ग कर सकता है। टेक फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे आपका सामान लिया, दूसरे को दे दिया, आपका सामान चोरी करा, या चोरी भी नहीं किया, आपसे मांगा और आपको से मांग के किसी को मतलब बेच दिया, या किसी को वो कर दिया, गिरवी रख दिया, तो हम लोग कहते हैं यार ये तो सिविल रॉन्ग्स हो रही है। और सिविल रॉन्ग्स हो रही है तो उस केस में कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लायबिलिटी, मतलब उसकी कहीं ना कहीं तो लायबिलिटी होनी चाहिए। तो माइनर इज लायबल इन टॉर्ट, ऑलवेज लायबल इन टॉर्ट। चलिए, थर्ड एंड द लास्ट, हम लोगों ने कहा कि पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो हम लोगों ने पहले ही पढ़ दिया है। पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा हमारा माइनर, तीसरा ए पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। कुछ लोगों को हमारे लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई किया। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें फर्दर कैटेगरी आ जाती है। पहली कैटेगरी एलियन एनिमी। एलियन एनिमी आर नथिंग बट जो हमारे देश में रह रहे हैं विदेशी लोग, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में एलियन एनिमी कहा जाता है। लेकिन ड्यूरिंग द पीस टाइम, जब हमारे दो देशों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो उस दौरान वो एलियन एनिमी नहीं होते। उस दौरान वो एक नॉर्मल बंदे होते हैं, नॉर्मल तरीके से हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस किसी देश के साथ हमारी कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी भी वार डिक्लेयर हुआ, इमीडिएटली उस देश के निवासी उस समय के लिए हमारे एलियन एनिमी बन जाते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, कभी अचानक भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, डिक्लेयर हो गया कि भाई वार हो गया, वार डिक्लेयर हो गया। जैसे ये वार डिक्लेयर होगा, जितने भी पाकिस्तानी लोग भारत में उस समय आए हुए हैं वो एलियन एनिमीज की कैटेगरी में आ जाएंगे, और उनके साथ हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उस दौरान वो सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सन अब इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, इफ द पर्सन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वार, बिल्कुल ठीक है, मैंने वार से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वार छिड़ गई तो क्या करें? तो हम कहते हैं भाई जिस दौरान ये वार रहेगी तब तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनडायरेक्टली इनवैलिडेट कह लें या सस्पेंडेड कह लें, लीगली तो सस्पेंडेड, ठीक है, कि हमने कहा कि वो सस्पेंडेड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार। जिस दौरान ये लड़ाई चलती रहेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी सामान आना जाना हो गया है उसकी कोई पेमेंट अब नहीं होगी। टेक फॉर एग्जांपल, मैंने पाकिस्तान से एक ट्रक बादाम का मंगाया, अब लड़ाई हो गई, बादाम का पूरा बादाम भारत में आ चुका है, ट्रक, मैंने ट्रक लेके वो बादाम के ट्रक मतलब जो पूरा बादाम था वो पूरा मार्केट में बेच दिए। अब पाकिस्तानी कहेगा भाई साहब मेरे पैसे तो दे दो, आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जैसे ही हमारा ट्रक पहुंच जाएगा भारत में आप 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे। हम कहेंगे सॉरी सर, अब हो गई है लड़ाई, और जिस दौरान वो लड़ाई है तब तक हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो जाता है, और इनवैलिडेट हो जाता है तो इस दौरान अगर वो लड़ाई 1 साल 2 साल 5 साल जब तक वो लड़ाई चलेगी तब तक उसकी कोई भी पेमेंट नहीं हो सकती। हाँ, अगर एंड ऑफ वार हो जाएगा, जैसे एंड ऑफ वार होगा तब आप पेमेंट कर सकते हैं, बशर्ते टाइम बार लिमिट ना हुई हो। भाई टाइम बार भी तो हमारी एक वो है लिमिटेशन ऑफ एक्ट में कि भाई टाइम लिमिट होती है हर केस में।
तो वो लिमिटेशन ना हुई हो, तो जैसे ही मतलब हमारा वार खत्म हुआ, इमीडिएटली बाकी सब नॉर्मल कंडीशन हो जाती हैं। उस दौरान आप लोग वापस फिर से आ जाएंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, और उस तरीके से वो आप लोग पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी, मैरिड वुमेन। लीगली मैरिड वुमेन का कंसेप्ट इज नथिंग बट शॉर्ट ऑफ केवल इतना सा है कि मैरिड वुमेन, हम कहते हैं कि एक बार कि अरे यार वो तो हस्बैंड की एजेंट हो जाती है, नहीं, कुछ हद तक एजेंट होती है और कुछ हद तक नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो अपने हस्बैंड की कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दे, कुछ भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दे, ऐसा नहीं है। माइनर की प्रॉपर्टी पे उसका कोई अधिकार नहीं होता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हाँ, अगर हस्बैंड उसको बेसिक नेसेसिटी ना सप्लाई करे, बेसिक नेसेसिटी ना दे नेसेसरीज के लिए, ठीक है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली उसको उसका वाइफ का एक लीगल राइट है, और वो अब प्रॉपर्टी को बाइंड कर सकती है आइदर सेल आउट और बाई मॉर्टगेज और बाई एनी अदर मोड, कि अब वो कह सकते हैं कि भाई मेरे को नेसेसरीज की जरूरत थी, मेरे को पैसे की जरूरत थी, और अल्टीमेट मेरा हस्बैंड अगर मेरे को दे ही नहीं रहा है पैसे, तो फिर तो मैं इस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करूंगी, सो दैट मैं अपनी नेसेसरीज को पूरा कर पाऊं। पर्दा नशी वुमेन। पर्दा नशी वुमेन आर नथिंग बट द वुमेन्स अंडर द पर्दा, पर्दा अंडर वेल। गांव में होता है, शहरों में आजकल कम हो गया है। तो पुराने जमाने में होता था, पर्दा होता था, पर्दा होता था, तो ये लॉ ने उस समय से एज्यूम किया हुआ है, और आज भी कुछ हद तक है वैलिड, कि जो लेडीज पर्दे में होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस में होती हैं, उनको खुद भी समाज की शायद बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ये हमारा लॉ प्रिज्यूम करता है, प्रिजम्पशन है, 100% श्योरिटी नहीं है कि आप ये कहेंगे अरे यार ऐसा तो नहीं होता, लेडीज तो पर्दे में भी बहुत समझदार होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन लॉ एक हल्का सा फेवर लेता है उनका, और लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जो लेडीज पर्दे में होती हैं, उस पर्दे में उस दौरान उनको शायद समाज की थोड़ी सी कम जानकारी होती है, और इसीलिए शायद उनके परिवार वाले, ससुर, जेठ, जो भी मेल पर्सन है, शायद वो उनका कुछ अनड्यू बेनिफिट उठा सकते हैं, या बाहर के लोग भी उठा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, पर्दा नशी वुमेन को कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं दी जा सकती, नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, चलिए, कन्विक्ट बेसिक है, कोई बंदा जेल में रह रहा है और जेल में रह के वो कॉन्टैक्ट कर सकता है? सॉरी सर, नहीं। वो जब तक वो जेल में है तब तक वो कोई भी कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं है। इवन वो किसी भी कॉन्टैक्ट को, उसने कोई कन्विक्शन से पहले के बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट किया होगा, तो क्या उसके लिए कोर्ट में जा सकता है? कोई इश्यू कर सकता है किसी सामने वाले बंदे को? नहीं। उस दौरान, कन्विक्शन के दौरान, क्योंकि अगर ऐसे होने लगे तो वो तो फिर सीधी सी बात है कि वो तो कहेगा जी सर आज मैं जेल में जरूर हूँ, लेकिन मेरा तो फलाने कोर्ट में केस है, अगला कोर्ट में केस है, तो वो बहुत सारे कोर्ट केस बना लेगा। तो हम कहते हैं नहीं, जिस दौरान आप जेल में होते हैं, जिस दौरान आप इम्प्रिजनमेंट में होते हैं, उस दौरान आप लोगों की कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट जीरो मानी गई है, और इसलिए आप लोग कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, और ना ही कोर्ट में कोई उस कॉन्टैक्ट के लिए स्यू भी कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, आई एम श्योर, अब आप फिर से आजाद हो गए, देन ऑटोमेटिकली फिर आप कोर्ट में जाओ, किसने रोका है? ठीक है, तो जब आजादी हो जाएगी, जब आप जेल की सजा पूरी कर लेंगे, उसके बाद ही आप लोग कोई भी कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट आप किसी इंसान को के पास आपने पैसा दिया, और उसके पास अब असेट कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है। जब असेट कम होते हैं और लायबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम कोर्ट में जाते हैं और हम कहते हैं भाई साहब हमारा तो पैसा डूबा हुआ है, प्लीज़ इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसकी प्रॉपर्टी सारी सेल आउट करके हम लोगों के बीच में बांट दी जाए। तो वो पर्सन हो जाता है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कोर्ट से। तो जिस दौरान आप लोग एक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है, जिस दौरान, इट मीन्स कुछ समय के लिए आप इंसॉल्वेंट होंगे, और एक समय के बाद वापस कोर्ट आपको कह देगा कि नहीं नहीं यार, अब ये इन्होंने हो गई जितनी पूरी करनी थी, अब वापस इनको नॉर्मल लाइफ किया जाए और ये सॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। तो कुछ समय के बाद वापस उनको सॉल्वेंट भी डिक्लेयर किया जा सकता है, और किया जाता है। ठीक है, तो जिस दौरान आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए हैं, जिस दौरान आप इंसॉल्वेंट हैं, उस दौरान आप लोग क्या क्या कुछ काम कर सकते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते। आपकी कैपेसिटी रेस्ट्रिक्ट की गई है। तो आपकी कैपेसिटी रेस्ट्रिक्ट किया है, जैसे हम कहते हैं कि आप डेट इनकर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए अगर आपके पास खरीदने के पैसे हैं तो। लेकिन क्या आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे तो उसका पैसा किसको देंगे? तो हम कहते हैं नहीं, यहाँ पर ऑफिशियली असाइनी एक कोर्ट की डेजिग्नेशन है, तो ऑफिशियल असाइनी को किसी को अपॉइंट किया जाता है, और वो ऑफिशियल असाइनी आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है, और बाकी के आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। चलिए,
पहली कंडीशन तो इसका मतलब ये होगी कि एक रेस्ट्रिक्शन हो गई कि ही कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड रेस्ट्रिक्शन, ही कैन नॉट बी मजिस्ट्रेट, ही कैन नॉट बी ए कंपनी डायरेक्टर, ही कैन नॉट बी ए लोकल बॉडी मेंबर, ठीक है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन इस तरीके से उन पर लग जाती है। इट मीन्स वो बहुत सारी चीजों के लिए इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। चलिए, पर्सन हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट फॉर हिज प्रॉपर्टी। हम लोगों ने पहले कहा कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो थोड़ा बहुत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिगार्ड में वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाइड है। ही बिकम एन ऑर्डिनरी सिटीजन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। जैसे ही आपके डिस्चार्ज हो जाएंगे, पूरी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएंगी, सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करके जब कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि भाई आपकी सारी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अब आप वापस नॉर्मल पर्सन हो गए, ऑर्डिनरी पर्सन हो गए और सॉल्वेंट है, और आप वापस फिर से नॉर्मल पर्सन की तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनदर पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, कुछ फिर से फर्दर फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक छूट दे रखी है, बहुत सारी छूटें दे रखी हैं। तो जब छूट दे रखे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन भी होती है, उसी छूट का इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो हम लोग कहते हैं कि कुछ ना कहीं इस केस में हम ये कहते हैं कि उनकी कैपेसिटी एक लिमिटेड है, ठीक है, वो लिमिटेड है, इसीलिए उनको वो कुछ चीजों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड वाला पर्सन, एक साइड एम्बेसडर है तो दूसरी साइड आम आदमी है जिसके साथ उसने कॉन्टेक्ट किया, तो क्या आम आदमी उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है? हम लोग कहते हैं नहीं जा सकता, जब तक कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन ना ले लें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लें तब जाके आप फॉरेन एम्बेसडर को कोर्ट में खड़ा कर पाएंगे। इट मींस इनडायरेक्टली हम लोगों ने उनको कुछ प्रिविलेज दे रखी है, और इसी प्रिविलेज के अंडर में हम ये कह देते हैं कि उनको इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है। देन हमारा लास्ट आता है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ इज नथिंग बट कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, या जिसे कॉमन भाषा में बोला जाए जॉइंट स्टॉक कंपनी। मोटे तौर पे जितनी भी हमारी स्पेशल एक्ट में, टेक फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, आरबीआई एक्ट, ठीक है, तो जो भी स्पेशल एक्ट में कुछ कंपनियां बनी, कॉर्पोरेशन बनी, ठीक है, वो प्लस कंपनीज, जो भी हमारी कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 में जो भी बनी, तो उन लोगों की, इन आर्टिफिशियल पर्सन जो हम कहते हैं, इन लोगों को हम हमेशा बोलते हैं कि ये हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है। सच कॉर्पोरेशन और कंपनी आर आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल जो पर्सन है, इनकी जो पावर है वो पावर लिमिटेड होती है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आइदर कंपनीज एक्ट में होगा या फिर अपने स्पेशल एक्ट में होगा। टेक फॉर एग्जांपल LIC है तो LIC को पहले ही हम लोगों ने कहा कि आप लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इट मींस आप जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं, सॉरी सर नहीं कर सकते, ठीक है। RBI को पावर मिली कुछ, तो हम लोगों ने वहां पे बोला कि आप ये तो काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बाकी काम नहीं कर सकते। RBI ऐसे नहीं हो सकता कि RBI कहे कि अरे यार अब तो मेरे को लग रहा है कि इंश्योरेंस में बड़ा बेनिफिट है, तो क्या मैं इंश्योरेंस का बिजनेस भी कर दूं? नो सर, आप इंश्योरेंस में नहीं जा सकते। तो आप लोगों के पर्सनल स्पेशल एक्ट जो है आप लोगों के, उसी में आपकी पावर लिमिटेड कर दी गई है। सिमिलरली कंपनीज के केस में भी, कंपनीज के केस में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंडर में ही आपकी पावर लिमिट हो जाती है कि आपकी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और क्या क्या काम नहीं कर सकती। तो जो जो काम कर सकती है वो तो आपकी पावर हो गई, और जो जो सीधी सी बात है उसके अलावा बाकी के काम आप नहीं कर सकते। टेक फॉर एग्जांपल एक कंपनी बनी और उसने कहा कि से DLF कंपनी है, और उन्होंने कहा कि भाई हम रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं, तो रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं, तो क्या आप लोग प्रोफेशनल कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं? अनलेस एंड अनटिल आपके अगर वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या था? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बाहर आप कहेंगे कि हम लीगल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम CA की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, नहीं सर, ये आप लोग नहीं दे सकते। तो आपकी पावर लिमिटेड हो गई, आपके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, जिसे हम वहां पर बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। वो लेटर ऑन का सब्जेक्ट है कि हम क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हमारा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आपको होप करता हूँ आपको सब समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें बताते हैं कि हमारा वीडियो जेन्युइनली कितना सही था, कहाँ इसमें कमियां थी, क्या हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये एक हमारे लिए मोटिवेशनल बूस्ट का काम करता है हमेशा, तो प्लीज इस पर कमेंट अवश्य करें। एंड लास्ट कंडीशन, लास्ट स्पेस और लास्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम कहते हैं कि ये जो आज का पूरा ये जो कंसेप्ट है,
ये आप ये समझें सभी स्टूडेंट्स कि ये हमने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया और आपने सुना, मैंने बोला आपने सुना, बट क्या आपने पढ़ा? नहीं। एज पर हमारी माई थ्योरी, एज पर आर थ्योरी, हम हमेशा ये बोल देते हैं कि ये मैंने पढ़ाया है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। आप इसे पढ़ेंगे कब? जब आप इसे अपनी बुक्स या स्टडी मॉड्यूल से पढ़ेंगे। एक बार प्लीज हमारे इस वीडियो के बाद अपने स्टडी मॉड्यूल को जरूर कवर करें। एक बार प्लीज अपने स्टडी मॉड्यूल से दोबारा से स्टडी जरूर करें। जब आप वो स्टडी करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जितना अब आसान लग रहा है उससे कहीं ज्यादा आसान लगेगा, उससे कहीं ज्यादा क्लियर होगा, बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स।